वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की भी खबर आपको बताते चले, क्योंकि इत्तलात और खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दुनिया भर के मुख्तलिफ लीडरों के साथ मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया है और कल आधे दर्जन से ज़्यादा दुनिया भर के मजबूत लीडरों के साथ उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इसराइल ईरान ताल्लुकात के बीच में जो पैदाशुदा तनाव है उस पर तबादले ख्याल किया गया है और इत्तलात ये है कि जर्मनी, इंडिया, फ्रांस के हवाले से जो लीडर्स हैं, जर्मनी, इंडिया और फ्रांस, उनके लीडर्स के साथ गुफ्तगू की गई और आज यूके के और डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोबारा, पुतिन के साथ दोबारा, यूके के साथ भी दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के मशवरे के बाद ये गुफ्तगू आगे बढ़ सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू मुसलसल मुख्तलिफ लीडरों के राब्ते में बहुत सारे ममालिक के सरबराहान के साथ, जिनमें सुदूर है, वज़ीर-ए-आज़म है, उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, भारत के वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी कल इसकी तस्दीक की कि मौजूदा सूरत हाल खित्ते के अंदर क्या है, उस ताल्लुक से बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको भी ब्रीफ किया है। इसी तरीके से अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुसलसल राब्ते में है, पुतिन के साथ मुसलसल राब्ता किया गया। इसके अलावा बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी ये सारी सूरत हाल के बीच में ये राब्ते हो रहे थे। दूसरी तरफ सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा था वॉर रूम के अंदर बैठकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टॉप ऑफिशियल्स के साथ, और सिफारती सतह पर भी जिन ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं उनके साथ मुसलसल वो जो रवाबित का एक सिलसिला था वो पिछले 12-15 घंटों में कॉन्टीन्यूसली हमने देखने को मिला। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि सिचुएशन या पूरी सूरत हाल को हम मुसलसल देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, जिस हिसाब से सिचुएशन आगे बढ़ेगी उस हिसाब से हम रिएक्ट भी करेंगे। और इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में ईरान की आवाम से अपील भी की कि ईरानी आवाम के पास अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा होने का बेहतरीन मौका है, हम उनके साथ हैं। नेतन्याहू और उनके जो हामी हैं जैसे अमेरिकन, वो जो तख्ता पलट वाली बार बार बात होती है वो बात The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि ईरान के पास अच्छा मौका है, ईरान के लोग या अवाम ईरान की सामने आए, जो कम से कम हुकूमत के खिलाफ उनके पास मौका है उठ खड़े होने का। चंद बातें ग्राफिक्स के जरिए आप सबको समझाना और बताना ज़रूरी है कि कौन कितना मजबूत है, अस्करी महाज पर किसके पास क्या है, और ये दुश्मनी जो शुरू हुई है इसकी बुनियादी वजह, इसमें आप जाएंगे तो ये बड़ी तवील बहस होती है। लेकिन असल शुरुआत जो है जिसको पॉलिटिकली अमेरिकन देखते हैं वो 1979 के बाद, इस्लामी इनकलाब के बाद देखते हैं, और नई हुकूमत ने इसराइल को उसी वक्त दुश्मन करार दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दुश्मनी 1947 फिर 67 में और ख़तरनाक हो गई, वो 2 स्टेट्स थ्योरी वाली जो बात है जिस पर बेशतर ममालिक कहते हैं कि अब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा ख़त्म कर देना चाहिए, उससे बात आगे बढ़ती है। 1982 में इसराइल ने लेबनान पर हमला किया। एक बात ये जल्दी से आप ग्राफिक्स के ज़रिए कुछ चीज़ें जो आपको समझा रहे हैं, इसी साल यानी 1982 में ही ईरान ने हिजबुल्लाह के क़याम में मदद की। हिजबुल्लाह ने रफ्ता रफ्ता अपना काम शुरू किया, एक छोटी सी तंजीम इतना बड़ा मज़ामती ग्रुप बना और मौजूदा वक्त में नाक में दम करके रखा है इसराइल के। ये शुरुआत दरअसल उसी साल हुई थी। हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन गई, जिसकी मदद खुलकर हथियारों में भी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी ईरान की तरफ से मिलती रही। 2006 के अंदर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग हुई। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार फराहम करता रहा और आज तक करता है, कोई किसी से छुपी बात नहीं है, खुलकर वो हिमायत भी करता है और इसके क़याम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ईरान की तरफ से रहा है। साल 2010 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर साइबर अटैक्स किए, साइबर हमलों से भी एक कोशिश की। ये दुश्मनी और ख़तरनाक यहाँ से बन गई। 2011 से 2023 के दरमियान शाम, जिसको आप सीरिया कहते हैं, जहाँ पर ईरानी मिलिशिया और हथियारों पर इजरायली फ़िज़ाई हमले हुए, और उस वक्त बशार अल असद वहाँ पर थे, जिनकी रजीम अब ख़त्म हो चुकी है। अशरा मौजूदा वक्त में हुकूमत चलाते हैं, अहमद अल शरा। इसराइल ये कहता है कि वो ईरान को शाम में फ़ौजी कदम जमाने की इजाज़त नहीं देगा और मौजूदा वक्त में जो रजीम सीरिया के अंदर है उसको
आप सब जानते हैं कि उसकी हिमायत खुलकर अमेरिकन और इजराइल करते हैं, जो तख्ता भी पलटा पिछले साल 2021 में। ईरान इजराइल के बहरी जहाज़ों में समुद्र पर हमला करता है, यहाँ से हालात और भी ख़राब हुए। इसके बाद अब चूंकि इंतज़ार था रिटेलिएशन का, वो हुआ 2023 और 24 में। दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया ऑपरेशंस हुए, बड़े ऑपरेशंस देखने को मिले। एक दूसरे के ऑफिसर्स को टारगेट किया गया जासूसों की मदद से, साइबर हमले हुए, आला फौजी हुकाम के कत्ल हुए, जैसे जनरल फखरीजादे का कत्ल। ये उन्हीं ऑफिसर्स में शामिल थे जो मुसलसल निशाने पर रहे थे इजराइल के। अप्रैल 2024 पहली बार बराह रास्त ड्रोन और मिसाइल हमला किया गया ईरान की तरफ से। ये जवाबी कार्रवाई थी, वो जो 2021 से 23 के दरमियान हमले हुए। इजराइल ने गजा जंग के बाद इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इजराइल पर ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई और इजराइल बीच बीच में हमले करता रहा है इजराइल पर। अब तक का सबसे बड़ा बराह रास्त टकराव अप्रैल 2024 में हुआ। दो बड़े ममालिक सामने आए, दो आलमी ताकतें, एक तरफ अमेरिकन एंड कंपनी और दूसरी तरफ ईरान। आप अकेला भी कह सकते हैं क्योंकि तब ताल्लुकात अच्छे बाकी ममालिक के साथ भी नहीं थे। 12 जून जो कल का दिन छोड़ दीजिएगा, उससे पीछे वाली रात आप चले जाएं, इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा फिजाई हमला किया। 80 के करीब शहादतें हुई। टॉप फौजी कमांडर्स, पासदारानी इनकलाब के सरबराह, इसके अलावा एयरफोर्स के जो सरबराह थे वो, और 6 साइंसदान इसमें हलाक हुए। अब जरा दूसरी ग्राफिक्स पे जल्दी से चली जाइए जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये साइंसदानों की शहादत और बाकी जो इनकलाब, पासदारानी इनकलाब के सरबराह समेत मुतअद्दिद कमांडर्स मारे गए, ये वो इंपॉर्टेंट डेटा है जो सबको समझना जरूर। जब मुवाजना हम करते हैं 2025 के प्रोजेक्शन के मुताबिक ईरान बमुकाबला इजराइल कहां खड़े हैं, फौजी ताकत क्या है, एक्टिव जो अमला है, फाल अमला, ईरान के पास 5,75,000 से ज्यादा फौज है, इजराइल के पास 1,70,000 प्लस, जबकि जो रिजर्व में है वो 4,65,000 प्लस हैं जो उनने रिजर्व रखे हैं। नंबर 1 दिफाई बजट, डिफेंस बजट पर सालाना ईरान $25 बिलियन एक अंदाजे के मुताबिक पैसा इतना खर्च करता है, इजराइल $23 बिलियन। और ये सारा पैसा जहां इस्तेमाल होता है, फिर ये जो आप न्यूक्लियर वेपन्स तक वाली जो बात है ये यहीं पर सामने आ जाती है। दिफाई बजट के बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 2025 के प्रोजेक्शन या अंदाजे के मुताबिक इजराइल और ईरान के दरमियान जब एक दूसरे पर हथियार का इस्तेमाल करते हैं, टैंक बैटल अगर होती है, ग्राउंड टू ग्राउंड इन्वेजन होता है, तो ईरान के पास 1600 टैंक आज के वक्त में मौजूद हैं, इजराइल के पास 1700, और मेसरकावा सीरीज का जो टैंक है वो इजराइल आज भी इस्तेमाल करता है। लड़ाका तैयारे जो फाइटर जेट्स हैं, ईरान के पास 200 हैं, पुराना मॉडल MiG-29 F4 भी इनमें शामिल है। इजराइल के पास 340 टोटल F-15, F-16, F-35 शामिल हैं, और F-35 दो 5th जनरेशन वाले तैयारे ईरान ने आज गिराए भी हैं। ड्रोन पावर, UAVs जिनको आप कहते हैं, इसमें ईरान सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन शहीद सीरीज के सबसे अहम तरीन ड्रोन्स तुर्किया के बाद ईरान के पास हैं, और इजराइल के पास हाईटेक ड्रोन जिनमें हेरॉन और हारूफ वगैरह शामिल है, जो दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक को वो बेचता भी है। अब नेवी की ताकत क्या है? ईरान के पास 400 यूनिट्स है, ज्यादातर छोटे जहाज हैं, मिसाइल है, कश्तियां हैं, और इजराइल के पास 70 यूनिट्स हैं, जदीद आबदोजें हैं, कॉरिड्स भी इनमें शामिल हैं। ये नेवी की ताकत है अगर दोनों ईरान और इजराइल आमने सामने आते हैं। मिसाइल हैं दोनों के पास, तो इसमें इजराइल थोड़ा पीछे चला जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल शहाब और सजल नाम की 2000 किलोमीटर जिनकी लॉन्ग रेंज है, यानी 2000 से 2500 किलोमीटर तक जाकर अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, जो ईरान के पास मौजूद है। ड्रोन हमलों में महारत किसकी कितनी है? तो इजराइल के पास एरो, डेविड स्लिंग, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, लंबी रेंज की सलाहियत मौजूद है, और ईरान के पास भी ड्रोन्स, लेकिन इजराइल के मुकाबले काफी कम नजर आते हैं। अब जौहरी हथियार, जिस पर बड़ा सवाल है, ईरान अभी तक सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं कर रहा है, लेकिन शुबा जरूर है कि 80% काम जौहरी हथियारों पर लगभग मुकम्मल हो चुका है, जिस पर लड़ाई असल में लड़ी जा रही है। जबकि इजराइल के पास अंदाजन 80 से 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन गैर एलानिया हैं। यही वो पॉइंट है जिस पर बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इजराइल न्यूक्लियर वेपन रखे, अमेरिका को कोई परेशानी नहीं, लेकिन ईरान अगर अपने दिफा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार तैयार कर रहा है, तो फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये कल के दो बयानात से भी, सुबह मार्को रूबियो, शाम को डोनाल्ड ट्रंप, पहले खुद अपने आप को इस जंग से अलग करते हैं, शाम को कहते हैं हमें सब कुछ पता था, हम वार्न कर रहे हैं, खबरदार भी किया गया। ये सारी चीज़ें झलकती हैं कि असल लड़ाई जो है वो ईरान के खिलाफ बहुत सारे मालिक की है।